नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पूर्व के वीडियो को आपने पसंद किया, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अपने चैनल पर एडमिशन को लेकर और ख़ासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत निकले हुए एडमिशन फॉर्म के विषय में और उसमें भी रिसर्च फील्ड के फॉर्म के प्रक्रिया के विषय में, यानी कि एमफिल और पीएचडी के फॉर्म की आज जानकारी आपको दी जाएगी। और अगली वीडियो में आपको अंडर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट के संबंध में सभी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि बताया था कि एक वीडियो में सभी कुछ बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आप शायद कितना समझ पाएँ ये आप बताएंगे। तो जो लोग एमफिल या पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करने के इच्छुक हैं या कर चुके हैं इन 2 दिनों में, लेकिन कुछ कमियां रही हैं, बहुत से सवाल हैं, जो फर्स्ट टाइमर हैं उन सभी सवालों को समझाने के लिए कि कितनी सीटें हैं, क्या पूरा प्रोसेस है एडमिशन का और फॉर्म भरना है कैसे, उसके क्या है 5 स्टेप, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो वीडियो करते हैं शुरू। पहली चीज़ कि अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों को आप स्कैन करके रख लीजिएगा, ईमेल आईडी पर सेव करके, या जहां भी आप फॉर्म भरेंगे, चाहे आपका पीसी हो या फ़ोन हो या कोई साइबर कैफ़े हो। कौन कौन से होंगे इन पे आपके डॉक्यूमेंट्स, वह मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। आप वीडियो में बताए गए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना लीजिएगा, लोड करने पड़ेंगे आपको, और रिसाइज कर लीजिएगा, यानी कि फॉर्म के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं आपको, उसको एक मिनिमम साइज़ में आपको अटैच करना है। उसके विषय में भी आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल प्रोफाइल को कैसे अपलोड करना है उसके विषय में आपको कंप्लीट से बताऊंगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कौन कौन सी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको उसमें फिल करनी है उसके विषय में बात करेंगे। पेमेंट के विषय में भी बात करेंगे कि पेमेंट का ऑप्शन क्या है इस समय, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, या फिर और तरीका क्या है नया। इन सभी के विषय में स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ कि फॉर्म भरते वक्त आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत केयरफुली भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपके फ़ोन नंबर का एक भी वर्ड और स्पेलिंग ईमेल आईडी की एक भी मिस्टेक होती है तो समझ लीजिए आपका फॉर्म वहीं रिजेक्ट हो जाएगा और आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। इसीलिए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली भरिएगा। यदि आपके पास फ़ोन नहीं है, आप किसी मित्र का फ़ोन नंबर भरते हैं, अपने फैमिली में से किसी का नंबर अप्लाई करते हैं, उसमें डालते हैं, तो याद रखिएगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी एडमिशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद, वह आपकी ईमेल आईडी पर या आपके दिए गए फ़ोन नंबर पर ही प्राप्त होगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से भरिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी का पासवर्ड ज़्यादा लोगों को मत बताइएगा, या मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ भी आप फॉर्म को भर रहे हैं, चाहे वह आपका पर्सनल पीसी हो या फ़ोन हो या कोई भी कैफ़े हो, उसके अंदर अपना पासवर्ड सेव मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी हैक कर सकता है इस समय में। तो इस बात का रखिएगा ध्यान। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपको अपना 10th का और 12th का ध्यान रखिएगा, 10th का और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। इसके अंतर्गत इस बात का याद रखिएगा, ऐसा नहीं है केवल और 10th और 12th और बीए और आपका एमए, किसी का भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है आपको। फिर से मैं बता देता हूँ, 10th 12th बीए और एमए का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अटैच नहीं करना है फॉर्म भरते वक्त में, इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल आपका जो लास्ट डिग्री है, चाहे लास्ट डिग्री आपका एमए है या एमफिल है, वही अटैच करना है आपको। लेकिन 10th 12th बीए एमए का कोई भी, यानी कि फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको अटैच करना है। एमए यदि 2 साल का है तो फर्स्ट ईयर का अटैच नहीं करना है, फाइनल ईयर का आपको अटैच करना है। और यदि आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कि अभी तक बहुत से विश्वविद्यालयों में एमए के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो उस परिस्थिति में आपको रिजल्ट वेटेड का ऑप्शन मिलेगा फॉर्म भरते वक्त में, उसको आपको ऑप्शन को फिल करना है। और साथ ही साथ यदि आप कैटेगरी से संबंध रखते हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो फॉर्म भरते वक्त में गाइडलाइंस का लिंक दिया है इंस्ट्रक्शन का, कि कैटेगरी के डिफरेंट कैटेगरीज़ के क्या क्या इंस्ट्रक्शन इस बार दिए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय ने। उस गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ें फॉर्म भरते वक्त में, क्योंकि अगर आप गाइडलाइंस को नहीं भरेंगे तो हो सकता है क्योंकि आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़े। और एक चीज़ और बता दूं कैटेगरी के विषय में, लास्ट ईयर जो देश में और खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कोटा नया शामिल हुआ था,
EWS कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा लागू हुआ था वह 10% रखा गया था। तो ऐसे विद्यार्थी जो इस कोटे में आते हैं उसको अब इसका ज़्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि 50% और इस कोटे का रेशो बढ़ा दिया गया है। अर्थात इस बार 15% EWS कोटा रखा गया है आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि EWS कोटा लगाते हैं यदि आप, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है। फॉर्म भरते वक्त हो सकता है आपसे सर्टिफिकेट का नंबर मांगे या फिर फॉर्म भरते वक्त आपको अटैच भी करना पड़े EWS का सर्टिफिकेट, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और कि फॉर्म भरते वक्त में कई चीज़ें आपको बहुत ध्यान से भरनी है। 2 चीज़ मैंने आपको बता चुका हूँ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। तीसरा है आपका जेंडर और चौथा है आपका फादर एवं मदर का नाम। ये बहुत ध्यान से भरिएगा। और एड्रेस के अंदर परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस को जितना केयरफुली भर सकते हैं ध्यान से भरिएगा, या फिर आप परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस एक ही रहने देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एड्रेस का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आपका नाम, फ़ोन नंबर, आपका नाम और आपका ईमेल आईडी और मदर और फादर का नेम और प्लस आपका जेंडर बहुत सही होने चाहिए। अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से मैं भी क्या, दिल्ली विश्वविद्यालय भी नहीं रोक पाएगा। बात आती है दूसरे स्टेप की, जो कि है फ़ोटो का, प्रोफाइल का। आपको अपने प्रोफाइल को इस प्रकार से कंप्लीट करना है, इन्फॉर्मेशन आपको उस प्रकार से देनी है जो आपकी 10th में, 12th में और BA के एकेडमिक दस्तावेजों में दर्ज है। मतलब आपको अपना नाम का स्पेलिंग और नाम का सरनेम वही अप्लाई करना है जो आपके 10th, 12th और BA MA की मार्कशीट में दिया गया है। फॉर द एग्ज़ाम्पल, यदि कहीं आपका नाम अनिल शर्मा है 10th क्लास में और आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है यानी कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, उसमें अनिल शर्मा की जगह खाली अनिल लिखा है, तो आपको अपना एप्लीकेशन में जो नाम लिखना है वह अनिल शर्मा लिखना है, ना कि अनिल लिखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि एकेडमिक दस्तावेज में जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके इंट्रोडक्शन के विषय में, आपको वही फिलअप करनी है और वही स्पेलिंग के साथ करनी है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि यदि आप समीर लिखते हैं तो SEEMER लिखा, SAEE लगाते हैं कई लोग आई लगाते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट में अगर EE लिखा है तो EE लगाइएगा और आई लिखा है तो आई लगाइएगा। इस बात का रखिएगा ध्यान। आप ये नहीं कर सकते हैं कि एकेडमिक दस्तावेज में अगर ग्रामेटिकली की मिस्टेक है तो उसको आप रहने दीजिए, वो अब आपका काम नहीं है ठीक करवाने का, क्योंकि उसी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बेस पे आपका एडमिशन तय किया जाएगा। और चीज़ कि फ़ोटो और साइन को जब आप अटैच करेंगे अपने फॉर्म में तो ध्यान रखिएगा JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है और फ़ोटो कलर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो स्वीकार नहीं किया जाएगा इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और दूसरी चीज़, आपको अपने फ़ोटो पर साइन नहीं करना है, आपको अपने फ़ोटो पर किसी भी प्रकार का हस्ताक्षर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ़ोटो के नीचे या कहीं भी साइड में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं आपको बता दूं, फ़ोटो पर किसी प्रकार का साइन या हस्ताक्षर नहीं करना है, और फ़ोटो पर कहीं ना कहीं किसी भी कोने में लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन एंड बॉटम में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और फिर आपको अपना साइन भी स्कैन करके इसमें लगाना है, और फ़ोटो अपना लेटेस्ट लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत से लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हुए रहते हैं अपने डिवाइस में, चाहे ईमेल हो या फ़ोन हो, लैपटॉप हो, और वो डॉक्यूमेंट्स पुराने हो जाते हैं। लेकिन फ़ोटो आपका रिसेंट का होना चाहिए, लगभग पिछले 3 महीने पुराना फ़ोटो चल सकता है, लेकिन कोई फ़ोटो आपने 1 वर्ष 2 वर्ष पुराना चला रखा है वह मान्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको अपने आईडी प्रूफ का ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त। यदि आप आइडेंटिटी प्रूफ में अपना आधार कार्ड अटैच कर रहे हैं तो याद रखिएगा, जो उसमें एक नंबर मांगा जाएगा आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर, तो आपको अपना आधार कार्ड का ही नंबर देना है। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि आप अटैच कर रहे हैं आधार कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ नंबर के रूप में अपना पैन कार्ड का नंबर लिख रहे हैं या वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिख रहे हैं। यदि आधार कार्ड अटैच किया है तो आधार कार्ड का नंबर लिखिए, पैन कार्ड अटैच किया है तो पैन कार्ड का नंबर लिखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपको
क्लास 10th का सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एक सनद होता है जिसको आपको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, मार्कशीट अटैच नहीं करनी है। मैंने आपको पहला बताया था कि फाइनल ईयर की मार्कशीट अटैच करनी है। आपकी अंतिम डिग्री के लिए वह एमफिल हो सकती है, मास्टर्स हो सकती है, लेकिन यहाँ जो आपको सर्टिफिकेट अटैच करना है वह 10th क्लास का सर्टिफिकेट अटैच करना है, इस बात का याद रखिएगा। और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB का होना चाहिए, यानी कि 100 KB का होना चाहिए। अगर रिसाइज नहीं करना आता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप MS ऑफिस के अंदर, पेंट के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मेकर के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कि अपने डॉक्यूमेंट को रिसाइज या जितना साइज़ मांगा गया है उसको कैसे करेंगे, इस बात का याद रखिएगा। 2 सर्टिफिकेट आपको और लगाने हैं। पहला आपको अपना PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना है, इस बात का याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। यदि आप PWD कैटेगरी में आते हैं, यदि आप SC ST OBC माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं, यदि आप EWS कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। लेकिन यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है, प्रोसेस में है, बनने के लिए दिया है, तो उस प्रक्रिया के तहत आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर या जो आपको वहाँ से पोस्ट नंबर मिला है उसको आपको लगाना है। आप अगर लगा भी सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो जहाँ उसको अटैच करने का ऑप्शन आएगा वहाँ उसका आप फ़ोटो खींच के भी लगा सकते हैं स्लिप का, वह भी मान्य होगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। तीसरे स्टेप की बात करते हैं जो बहुत मेजर स्टेप है और बहुत ज़रूरी है। फॉर्म भरते वक्त आपको याद रखना है, पहली चीज़ कि लास्ट एग्ज़ाम जो आपने पास किया है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको भरनी है, जैसे कि आपका रोल नंबर क्या था, आपका कोर्स क्या था और आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी और कौन सा बोर्ड था और कब आपने वह एग्ज़ाम पास किया, यानी कि पासिंग ईयर आपको भरना है। और साथ ही साथ आपने जो वो एग्ज़ाम दिया है उसका मार्क्स, यानी कि मार्किंग क्राइटेरिया किस पद्धति, किस प्रोसेस के थ्रू आपको प्राप्त हुआ है। मतलब मेरा है कि आपको CGPA के तहत मार्क्स मिले हैं या आपको एनुअल मोड पे मार्क्स मिले हैं, क्योंकि CGPA मोड पे आपको पॉइंट्स में मार्क्स मिलते हैं 1 से लेकर 10 पॉइंट के बीच में, उस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आपने एनुअल मोड पे पास किया है तो आपको 100 आउट ऑफ जितने मार्क्स हैं वो मिलते हैं, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा। और फिर मैं आपको कह दूं कि फॉर्म भरते वक्त में यदि आप कोई ऐसे स्कॉलरशिप या फेलोशिप ले रहे हैं, आप मास्टर स्तर पे हैं या आप MPhil, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है आप मास्टर पास हों, मास्टर में पढ़ रहे हों, या MPhil पास हों या MPhil कर रहे हों। इन दोनों ही लेवल पर भारत सरकार की बहुत सी स्कॉलरशिप या फेलोशिप दी जाती है। यदि आप उसके छात्र हैं, कोई फेलोशिप स्कॉलरशिप प्रदान आपको की जा रही है तो उसकी कंप्लीट डिटेल आपको इस फॉर्म में भरनी होगी, इस बात का भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ कि जिसके बिना आपका फॉर्म कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, कि इस कंडीशन को यदि आप फुलफिल नहीं करते हैं तो बेशक आपके फॉर्म में सभी चीज़ें ठीक हों लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड तक नहीं आएगा। वह चीज़ है रिसर्च प्रपोजल। यदि आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो रिसर्च प्रपोजल देना कंपलसरी है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ देना ज़रूरी है। इस बात के लिए मैं आपको बता दूं, MPhil के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत से डिपार्टमेंट्स में और किस डिपार्टमेंट में रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है और किस में नहीं मांगा गया है उसकी लिस्ट मैं आपको अभी बता दूंगा कुछ समय में। ये वीडियो लंबा होगा, इस पहले ही बता देता हूँ कि किस में रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है, किस में रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगा गया है, उसकी सूची में आपको बता दूंगा। लेकिन समय बहुत कम है आपके पास, रिसर्च प्रपोजल तैयार नहीं है लेकिन फॉर्म आपको कंप्लीट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कि फॉर्म भरते वक्त किसी भी स्टेप को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, यानी कि खाली नहीं छोड़ सकते हैं और कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, आपको ध्यान रखिएगा। तो जब आप रिसर्च प्रपोजल वाले कॉलम में जाएंगे, आपको अपना रिसर्च प्रपोजल उसका भरना है तो अपना टाइटल भरिए उसके अंतर्गत, और कोशिश करके आप हिंदी के विद्यार्थी हों या संस्कृत के विद्यार्थी हों या किसी भी लैंग्वेज के विद्यार्थी हों या सोशल साइंस या साइंस के विद्यार्थी हों, अपने टॉपिक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखिए। पहली चीज़ इंग्लिश में लिखिए, चाहे रोमन इंग्लिश में लिखिए, और ब्रैकेट में हिंदी कर देंगे कोई, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर अभी हिंदी स्वीकार नहीं करता है। आप हिंदी में लिखेंगे तो डब्बे डब्बे या बॉक्स बॉक्स या ब्लैंक ब्लैंक शो करेगा,
तो अपने टॉपिक को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखिए, रोमन हिंदी में इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है, आपका फॉर्म ले लेगा। लेकिन जैसे ही आप नीचे के स्टेप के आएंगे, अगले स्टेप के आएंगे, रिसर्च प्रपोजल देने के बाद, टाइटल देने के बाद में आपसे वो 2500 यानी कि 250 वर्ड में आपका रिसर्च प्रपोजल मांगेगा। वहाँ दो तरीके हैं, अपने रिसर्च प्रपोजल को इन शॉर्ट अपने टाइटल का नाम, थोड़ी सी उसका कॉन्सेप्ट या भूमिका, इंट्रोडक्शन, चैप्टराइजेशन, बुक्स की लिस्ट एंड चैप्टराइजेशन, रेफरेंसेस सूची, ये सब दे दीजिए। उसको आप टाइप भी कर सकते हैं और यदि आपने कहीं सेव करके इसको रखा हुआ है किसी भी फॉर्मेट में, आप उसको अटैच भी कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। यदि आपका कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपने कुछ तैयार भी नहीं किया है, केवल टॉपिक है आपके पास, तो भी आपका पास ऑप्शन है, टाइटल लिखिए और जब वहाँ ऑप्शन आएगा कि इसमें अटैच करिए अपना 2500 वर्डों में प्रपोजल या उसको लिखिए, तो वहाँ एक ऑप्शन आता है नॉट अप्लीकेबल का। अगर आता है तो उसको क्लिक कर दीजिए और यदि नहीं आता है तो उस बॉक्स में आप निल लिख दीजिए, NILL निल लिख दीजिए, NO या नो लिख दीजिए। इस बात को ध्यान रखिए, या निल लिखिए या नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कीजिए या ओनली फॉर नो लिखिए। अगर आप तीनों ही वर्ड का चयन करेंगे तो आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि आप तीनों ही नहीं लिखेंगे और ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, रेड ऑप्शन शो कर जाएगा। यह थी सिनॉप्सिस के विषय में बात। दूसरी चीज़, एग्जामिनेशन सेंटर। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म है तो ध्यान रखिए, दिल्ली के विद्यार्थियों को एग्ज़ाम सेंटर तो दिल्ली मिलेगा, लेकिन दिल्ली में ही आपका एग्ज़ाम हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका एग्ज़ाम दिल्ली NCR में होगा, गुड़गांव में हो सकता है, फरीदाबाद हो सकता है, नोएडा हो सकता है, ग्रेटर नोएडा हो सकता है, गाज़ियाबाद हो सकता है और साहिबाबाद हो सकता है। क्योंकि NTA इस एग्ज़ाम को करवा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और NTA की बहुत कम लैब हैं, यानी कि जो एग्जामिनेशन सेंटर जो दिल्ली में स्थित है, सारे उसके सेंटर, अधिकांश सेंटर NCR में पढ़ते हैं, जो मैंने आपको नाम बताए, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर कैलाश, गुड़गांव, इन सभी में उसके सेंटर हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली चीज़ पे आते हैं, पेमेंट ऑप्शन 2 है। मैं अभी आपके पास सीट को लेकर भी आऊँगा, एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर भी आऊँगा, उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि फॉर्म को भरना, और ये वीडियो मूल रूप से उन सभी विद्यार्थियों को जो फर्स्ट टाइमर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, पुराने विद्यार्थियों को समस्या नहीं है, सब चीज़ें पता हैं। लेकिन यदि आपका फॉर्म ही गलत हो जाएगा तो आप अगले स्टेप यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर्म को भरना और अच्छे से भरना बेहद ज़रूरी है, इसलिए वीडियो में डिटेल में बना रहा हूँ। ऑफलाइन मोड पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है इस बार, ऑनलाइन मोड पे ही आपको पेमेंट करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से। आप गेटवे से भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अंतिम ऑप्शन, फॉर्म का पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फ़ोटो खींचिएगा अपने फ़ोन से, और जो फीस स्लिप आपको जो मेल पे आएगी या जो उसी PC पे आ जाएगी फॉर्म भरते वक्त में, उसका प्रिंट आउट ज़रूर लीजिएगा। और अंत में जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपके दिए गए फ़ोन नंबर पर मैसेज आएगा या दिए गई ईमेल आईडी पर आपके पास उसका मेल आएगा। उस फॉर्म को कर लीजिएगा डाउनलोड और रख लीजिएगा सेव, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे आप, तब आपको इस फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि यदि किसी कंडीशन में आपका रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड गलत बताता है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म की मदद से अपने उस ID और पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रिंट आउट नहीं ले पाते हैं और यदि आपका पासवर्ड और ID मिस हो जाता है और आपको रिकवर करना है लेकिन नहीं पता है कैसे करें, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका पूरा तरीका समझा दूंगा कि ID भूल जाते हैं तो कैसे रिकवर करें या पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे रिकवर करें। यदि दोनों ही भूल गए हैं तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ भूले हैं तो मैं बता सकता हूँ। अब आते हैं मेन स्टेप पे, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी सीटें हैं, किस कोर्स में हैं, क्या सिनॉप्सिस कहाँ मैंडेटरी है, उसकी बात करते हैं। पहली चीज़, भारत के दिल्ली छोड़कर 19 अन्य स्थानों पर, यानी कि 19 अन्य स्टेट में इसका एंट्रेंस होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुड़गांव। चंडीगढ़, चेन्नई, गुड़गांव दिल्ली में ही आता है, गुड़गांव की जगह है गुवाहाटी।
हैदराबाद, जयपुर, जम्मू एंड कोलकाता। कश्मीर नहीं है, जम्मू है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुंबई है, नागपुर है, पटना है, रांची है। मुंबई है, नागपुर है, पटना है, रांची है, त्रिवेंद्रम है, तिरुवनंतपुरम है, क्षमा कीजिएगा, तिरुवनंतपुरम है, वाराणसी है, इम्फाल है और श्रीनगर है। यह हैं इसके एग्जामिनेशन सेंटर। किसी एक का करना है चयन। फिर से मैं आपको बता दूं, और दिल्ली का एग्ज़ाम दिल्ली एनसीआर में होगा, इस बात का भी याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो रखी गई है वह है 300 रुपये और 750 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 750 रुपये है, और कैटेगरी यानी कि SC ST एंड PH कैंडिडेट के लिए जो फीस रखी गई है वह 300 रुपये है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ पर आते हैं सीट्स को लेकर। जी हाँ, कि MPhil में कितनी सीटें हैं और PhD में कितनी सीटें हैं। पहले हम बात करते हैं MPhil स्तर की। मैं कोर्स बोलूँगा और सीट की संख्या बोलूँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा। अरबिक में 12 है, बुद्धि स्टडी में 11 है, इंग्लिश में 35 है। सीट्स के विषय में एक चीज़ मैं बता दूं, जो आप प्रोस्पेक्टर खोलेंगे और प्रोस्पेक्टर के पेज नंबर 31 पे सीट की डिटेल दी गई है। 31 से लेकर 35 के बीच, 31 से लेकर 33 के बीच में सीट की डिटेल दी गई है। तो कुछ सीट के नंबर्स के पीछे आपको स्टार लगा हुआ मिलेगा। उस स्टार के विषय में समझ लीजिए। उस स्टार का मतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 19 और 20 के बैच में एडमिशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया था कई वजहों से। बहुत से बच्चों का नाम ज़रूर आया मेरिट में एडमिशन के लिए, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया, या कॉलेज नहीं मिल पाया, या उनका गाइड नहीं मिल पाया, उन वजहों से। तो उन बच्चों को भी एडमिशन इसी सत्र में दिया जाएगा। तो उनकी सीट भी और इस नए सत्र की सीट भी उन सीट में मर्ज की गई है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि फॉर द एग्जांपल इंग्लिश डिपार्टमेंट में और हिंदी डिपार्टमेंट में एंड लाइब्रेरी एंड और मॉडर्न लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज के सीट्स के पीछे आपको स्टार लगा हुआ मिलेगा। हिंदी में, इंग्लिश में मॉडर्न लैंग्वेज इसको बोलते हैं, और ख़ासकर हिंदी में जो सप्लीमेंट है स्टार लगा हुआ, क्योंकि इस सत्र में जो सीटें हो सकता है, जैसे कि मान लो कि 15 सीटें दी गई हैं, तो हो सकता है 7 सीटें इस सत्र की हों और 8 सीटें 19 और 20 के सत्र की हों। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए सीट्स के पीछे स्टार लगाया गया है। फिर से मैं बता दूं, अरबिक में 12 है, बुद्धिस्ट में 11 है, इंग्लिश इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री सीट्स में 35 है, जर्मन में कोई सीट नहीं है, हिंदी में 28 है। ये मैं आपको MPhil की सीटें बता रहा हूँ और देख के बता रहा हूँ, इसलिए कैमरा नहीं देख पा रहा हूँ। लिंग्विस्टिक में, भाषा विज्ञान में 6 सीटें हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 14 सीटें हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्टडीज़ में 12 सीटें हैं, इसके पीछे स्टार लगा हुआ जो बता रहा था। पर्शियन में 17, फिलॉसफी में 26, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में 25 हैं प्लस स्टार है, पंजाबी में 23, संस्कृत में 28 हैं, उर्दू में 30, कॉमर्स में 29, एजुकेशन में 25, और साथ ही साथ बायोफिजिक्स में 1 है, और म्यूज़िक में 31 है, मैथमेटिक्स में 23, और स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी में 7 सीटें हैं। अडल्ट काउंटिंग एक्सटेंशन एजुकेशन में 16 सीटें हैं, सोशल साइंस का बेहतरीन सब्जेक्ट है। और उसके बाद पॉलिटिकल्स में 25 हैं, हिस्ट्री में 24, इकोनॉमिक्स में 5, सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में 10 हैं, ज्योग्राफी में 21 हैं, सोशल वर्क में 22 हैं, स्टार लगा हुआ है। और उसके बाद ईस्ट एशियन स्टडीज़ जो कि मेरा सब्जेक्ट है, इसमें कोई सीट नहीं आई है, मेरा सब्जेक्ट है, कोई सीट नहीं है ईस्ट एशियन स्टडीज़ में। अफ्रीकन स्टडीज़ में 20 सीटें हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 25, बॉटनी में 9, जियोलॉजी में 1 है, और जियोलॉजी में 18 है, ज्योग्राफी में 1 है। जियोलॉजी यानी कि Z से होता है, जियोलॉजी में 18 है और ज्योग्राफी में 1 सीटें हैं। इस बात का याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं PhD की सीट के विषय में। फिर वही चीज़ कि जिस सीट्स के नंबर के पीछे, सीट ऑफ नंबर के पीछे स्टार लगा है, तो समझ लीजिए किसी में 10 सीटें हैं, यदि स्टार लगा है तो आपको ये पिछले सत्र के प्रोस्पेक्टर, उसके एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया है लास्ट ईयर, उनसे आपको अपने मित्रों से, फ्रेंड से, टीचर से, डिपार्टमेंट से, या उस समय के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको देखना होगा कि उस डिपार्टमेंट में पिछले सत्र में कितनी सीटें निकली थी। मान लीजिए इस सत्र में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 25 सीटें निकली हैं, लेकिन उसके पीछे स्टार लगा है। आपको कैसे पता लगेगा कि इस सत्र में कितनी सीटें? तो आपको पिछले सत्र में कितनी सीटें आई हैं उसका पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको पता लगता है कि उसमें 12 सीटें आई हैं,
तो इस बार की 25 में से 12 सीटें वहाँ रिजर्व हो जाएंगी और आपको जो फाइट करनी है वो 13 सीटों पर फाइट करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अरेबिक में 3 सीटें हैं, बुद्धिस्ट में 7 हैं। सीटों की संख्या कम हो जाएगी इसमें, क्योंकि ये पीएचडी है और ये इतनी महत्वपूर्ण डिग्री होती है कि लोग 2 साल 3 साल 4 साल वेट करते हैं इसके लिए। तैयारी का अभाव रहता है, सीटों का अभाव रहता है, रिसर्च गाइड का अभाव रहता है और यूनिवर्सिटी में सीट की संख्या तो बहुत इसके बड़ा फैक्टर है। बाद में बात करेंगे इसको। अरबिक में 3 है, बुद्धिस्ट में 7 हैं, इंग्लिश में 25 हैं, स्टार लगा हुआ है। और उसके बाद हिंदी में 77 सीट है प्लस स्टार लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का मैं हिंदी का विद्यार्थी था, मैं जानता हूं, और 19-20 के बैच का प्रोसेस आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बच्चों का टॉपिक गाइड सब कुछ मिल गया, लेकिन बच्चों का फीस जमा नहीं हुआ है, और फीस जमा नहीं हुआ है तो आपका एडमिशन अभी प्रोसेस में है। तो हिंदी में 77 सीटें हैं, लाइब्रेरी साइंस यानी कि इन्फॉर्मेशन वाले में 3 सीटें हैं, लिंग्विस्टिक में 4 हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्टडीज़ में 20 सीटें हैं, स्टार लगा हुआ है। पर्शियन में 17 है प्लस स्टार है, फिलॉसफी में 14, साइकोलॉजी में 25 स्टार लगा हुआ है, पंजाबी में 20, संस्कृत में 20, उर्दू में 16 सीटें हैं, स्टार लगा हुआ है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में 2 सीटें हैं, कॉमर्स में 50 हैं, फाइनेंशियल स्टडीज़ में 5 हैं, एजुकेशन में 38 सीटें हैं, स्टार नहीं लगा हुआ है। शिक्षा शास्त्र में 38 सीटें हैं, कोई नहीं लगा हुआ स्टार, सब नई सीटें अप्लाई करिएगा इसके अंतर्गत। बायोफिजिक्स में 2 हैं और इसमें है बायोकेमिस्ट्री में 7, इलेक्ट्रॉनिक साइंस जो करना चाहते हैं उसमें 36 सीटें हैं, जेनेटिक्स में 6 सीटें हैं, जेनेटिक्स में 6 सीट है लेकिन स्टार लगा हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी 4 सीट हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस 34 सीट। जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या स्पोर्ट्स साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, वह सभी इसमें अप्लाई कीजिएगा इन 34 सीटों पर। बहुत बेहतरीन कोर्स है और बहुत ज़्यादा ही इसका एप्लीकेशन के लिए क्राइटेरिया बढ़ाया गया है कि इस फील्ड के बच्चे कर सकते हैं। फिर है म्यूज़िक में 20 सीटें हैं, लॉ में 25 सीटें हैं, स्टार लगा हुआ है। फिर से बता दूं कि स्टार का मैंने डिटेल आपको बताया है कि पिछले सत्र की भी सीटें इसमें इंक्लूड है, इसलिए स्टार लगाया गया है। मैथमेटिक्स में 35 और ये है रिसर्च, ऑपरेशनल रिसर्च में है 11, स्टैटिक्स में 5 हैं, कंप्यूटर साइंस में 6, अडल्ट काउंटिंग एजुकेशनल एंड एक्सटेंशन में 10 सीटें हैं। सोशल साइंस का सब्जेक्ट है जिसे LLC भी बोला जाता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसके अंतर्गत आता है। पॉलिटिकल साइंस में 25 हैं, हिस्ट्री में 30 हैं, पॉलिटिकल साइंस 25, हिस्ट्री में 30, इकोनॉमिक्स में 13 एंड सोशलॉजी समाजशास्त्र में 10 हैं, ज्योग्राफी में 39 सीटें हैं और सोशल वर्क में है 34 सीट लेकिन स्टार लगा हुआ है। सोशल वर्क में 34 सीट हैं और उसके बाद आता है अफ्रीकन स्टडीज़ में 12 हैं, ईस्ट एशियन स्टडीज़, इसमें एमफिल की सीट कोई नहीं थी, इस बात में ध्यान रखिएगा। अफ्रीकन स्टडीज़ में 12 सीटें हैं लेकिन एमफिल नहीं था, PhD की 12 सीटें हैं, एमफिल में कोई सीट नहीं है। ईस्ट एशियन स्टडीज़ में 7 सीट है, एंथ्रोपोलॉजी में 12 हैं, बॉटनी में 33, केमिस्ट्री में 80 हैं, जियोलॉजी में 6 हैं, ज्योग्राफी में 28 हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 8 हैं और बायो मेडिकल साइंस में 20 हैं और होम साइंस में 40 सीटें। अभी वीडियो 3 मिनट और चलेगा, इस आधे घंटे के वीडियो को आपको देखना होगा। 28 मिनट हो चुके हैं, जिसमें आपको सिनॉप्सिस लेकर जाना है। एमफिल के लिए मैं बता दूं आपको कि एमफिल कोर्स के जिसके मैं कोर्स का नाम बोलूँगा तो उसी कोर्स में सिनॉप्सिस लेकर जाना है। एमफिल के लिए और जिस कोर्स का मैं नाम नहीं बोलूँगा तो एमफिल के कोर्स में सिनॉप्सिस लेकर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अफ्रीकन स्टडीज़, बॉटनी, केमिस्ट्री, अफ्रीकन स्टडीज़, बॉटनी, कॉमर्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोलॉजी और सोशलॉजी। सोशलॉजी, जियोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कॉमर्स, बॉटनी, अफ्रीकन स्टडीज़। गलती से इकोनॉमिक्स निकल गया, उसकी जगह से एजुकेशन कर लीजिएगा। इन 6-7 कोर्सेज में आपको सिनॉप्सिस लेकर जाना है, मैंडेटरी है इंटरव्यू के दौरान। जिन कोर्सेज के नाम मैंने नहीं बोले हैं तो समझ लीजिए उन कोर्सेज में सिनॉप्सिस लेकर नहीं जाना है। अब PhD लेवल की बात करते हैं, किन कोर्सेज में सिनॉप्सिस लेकर नहीं जाना है, और जिसका नाम नहीं लूँगा उन कोर्स में सिनॉप्सिस लेकर जाना है। जिसमें सिनॉप्सिस लेकर नहीं जाना है, रिसर्च प्रपोजल को बोलते हैं सिनॉप्सिस, उसकी बात करेंगे। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स एंड केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों में सिनॉप्सिस लेकर नहीं जाना है।
ईस्ट एशियन स्टडीज़, इलेक्ट्रॉनिक एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ में कोई सिनॉप्सिस लेकर नहीं जाना है। और मैथमेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी कोई सिनॉप्सिस नहीं है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़ कोई सिनॉप्सिस लेकर नहीं जाना है। और पर्शियन में कोई सिनॉप्सिस नहीं है। जियोलॉजी और स्टैटिक्स में कोई सिनॉप्सिस नहीं है। एंड दूसरा अगला है फिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स। फिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स एनवायरमेंटल स्टडीज़ जहाँ है साइंस फैकल्टी में, उसी के जस्ट बैक में लगा हुआ है फिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स डिपार्टमेंट। इन 13 डिपार्टमेंट्स में कोई सिनॉप्सिस लेकर नहीं जाना है। पीएचडी के लेकर किस कोर्स में सिनॉप्सिस लेकर जाना है, नहीं लेकर जाना है, इसकी डिटेल आपको पेज नंबर 35 से लेकर 37 के बीच में जो मैंने आपको रिसर्च प्रोस्पेक्टर या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का जो लिंक दिया है PDF फाइल का, उसके अंदर आपको यह जानकारी आराम से मिल जाएगी। इस कंप्लीट वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा समय इसके अंतर्गत फॉर्म को भरने की प्रक्रिया के लिए बताया है आपको, और फॉर्म भरते वक्त कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज की आवश्यकता है उस पर मैंने टाइम दिया है। कितनी सीटें किस कोर्स में हैं कंप्लीट मैंने बताया है, और किसके अंदर सिनॉप्सिस लगेगा और किस में सिनॉप्सिस नहीं लगाएगा उसके विषय में बताया है। एग्जामिनेशन सेंटर के विषय में बताया है। इसके बावजूद कोई जानकारी यदि मुझसे छूट जाती है तो मुझे करिएगा क्षमा, और यदि कोई जानकारी आपको समझ में ना आई हो, स्पष्ट ना रही हो मेरे बोलने में, समझाने में, आपको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। 4 जुलाई है लास्ट डेट फॉर्म भरने की, कोई डेट एक्सचेंज नहीं होगी। इस बात का ध्यान रख लीजिए अपने कान में और दिमाग में। इसको मैं कान बोलता हूँ, इसको दिमाग बोलता हूँ। अगर आप यहाँ से चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देंगे कानों से, तो कभी मात नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं भी कानों से देखता हूँ, आँखों से सुनता हूँ, और दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद दिमाग जो मेरे पे है, थोड़ा बहुत दिमाग है, 1-आधा% उसका यूज़ करता हूँ। तो इस वीडियो को करें शेयर, कोई प्रतिक्रिया हो तो मुझे बताएं। और अगले वीडियो का कंप्लीट वीडियो, वह भी आधे घंटे का वीडियो लगभग हो सकता है, जिसमें मैं ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के इसी प्रकार से कंप्लीट फॉर्म के विषय में बताऊँगा, क्योंकि वह इसलिए ज़रूरी है कि वह बच्चे फर्स्ट टाइम कॉलेज या कैंपस में कदम रखेंगे। जो लोग कॉलेज से कैंपस में जाएंगे उनको कैंपस के माहौल के विषय में बताना है, और जो लोग स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, और बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिनका स्कूल कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बहुत से बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो उनके लिए इस बार क्या ऑप्शन दिया गया है, कैसे लेना है एडमिशन, उस वीडियो का करें वेट, जो कुछ मिनटों में आपको हो जाएगी प्रदान। इस वीडियो को आपने देखा, पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। भरे फॉर्म, कोई समस्या है फॉर्म भरते वक्त तो मुझसे पूछें। वैसे जितना मैंने वीडियो में बताया है, समझाया, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर भी यदि समस्या आती है तो झिझकिएगा मत सवाल करते वक्त। मैं ऐसा नहीं समझूंगा कि मैंने आपको वीडियो में सब कुछ बताया और आप फिर भी गलती करें, क्योंकि मेरा बताया वो आपको हर कुछ समझ में आए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को पसंद करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और आपसे लेता है विदा, और अगले वीडियो का करिएगा वेट। जय हिंद, नमस्कार।